हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं नेक्स्ट लेक्चर आपको करवाने वाली हूँ एंड आपको देख के लग रहा होगा कि ये किस तरीके का लेक्चर चल रहा है। तो यहाँ पे ये जो मैंने इस डिसऑर्डर वाला पार्ट कराना था आपको, मैंने आपको बताया था कि पेडिग्री एनालिसिस के बाद मैं आपको डिसऑर्डर्स ही कराऊंगी, क्योंकि उसमें ना बात हो जाती है कि अच्छा ये वाला डिसऑर्डर ऑटोसोमल डोमिनेंट है या रिसेसिव है या एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है या एक्स लिंक्ड रिसेसिव। तो उनके आपको कंसेप्ट क्लियर होंगे तो ही आपको वो डिसीज समझ में आ पाएंगी। और इन केस अगर मैंने पेडिग्री एनालिसिस और उसमें गैप ज़्यादा कर दिया, ऑलरेडी संडे का गैप बीच में, या नहीं संडे का गैप तो बीच में नहीं आया होगा क्योंकि मेरी रिकॉर्डिंग के अकॉर्डिंग आया, बट वैसे मैंने उस तरीके को मैनेज किया कि बीच में संडे ना पड़े। एनी हाउ मैं उसको थ्योरी वाला पार्ट करवाने वाली हूँ, और क्योंकि ये थियोरटिकल ही है, सिर्फ मैंने आपको लिखा हुआ जस्ट मटेरियल देना है ताकि आपके नोट्स बन जाएं। ये मटेरियल और ये कंटेंट जो है मैं आपको दे रही हूँ एंड मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, जहाँ से भी मुझे अच्छा मटेरियल लगा मैंने वहाँ से इसको उठा के यहाँ पे अपने नोट्स में लिखा। तो आप क्या करेंगे, इसको अच्छे से नोट कर लेंगे। एंड सबसे मेन चीज़ कि आपको लग रहा होगा कि ये इस तरीके से लेक्चर क्यों है, तो उसका मैं आपको थोड़ा सा रीज़न बता देती हूँ। उसका रीज़न सिर्फ ये है, एक्चुअली ये भी है कि आज थोड़ी सी तबीयत में गड़बड़ भी है। और मैं आराम से इसको रिकॉर्डिंग तो देखो आराम से मतलब बेड पे बैठ के भी कर पा रही हूँ, क्योंकि मैंने जस्ट अपने हैंड रिटन नोट्स यहाँ पे शो किए। डेफिनेटली आपने मेरे को बहुत बार देखा है, जब भी मैं पढ़ा रही होती हूँ मेरे पास एक नोट्स अपने होते ही हैं, मेरे खुद के ही। तो ये भी मेरे पास हैं, और थोड़ा सा तबीयत वाला इशू था, इसलिए मैंने क्या सोचा कि इन सबको मैं बोर्ड पे लिखूंगी दोबारा दोबारा। ऑब्वियसली टाइम वेस्ट तो होता ही है ना, कि अगर मैं बोर्ड पे लिखूंगी तो मैं आधे घंटे का लेक्चर आपको पता है कि मैक्सिमम मतलब मेरा जाता है एवरेजली। तो उस आधे घंटे में मैं कितनी डिसीज़ के बारे में दे पाऊंगी, 3 के बारे में है ना। और मतलब क्योंकि बोर्ड पे भी लिखूंगी तो रिटर्न में ऑब्वियसली थोड़ा टाइम तो जाता ही है। तो मैंने उसका सोल्यूशन ये निकाला कि अगर मैं आज की छुट्टी करती तबीयत की वजह से, तो इससे अच्छा मैं इसको इस तरीके से दे दूँ ताकि लेक्चर भी पहुंच जाए। हाँ, इन केस आपको लगे ना कि आपको इस तरीके से लेक्चर समझ में नहीं आया, तो बच्चों प्लीज़ मैं आपको बोल रही हूँ कि तबीयत का कोई इशू नहीं है, मैं ये लेक्चर को दोबारा भी कर दूंगी जब भी मैं मिलूंगी आपसे। या फिर मैंने शायद 3-4 दिन में स्कूल भी आना है, ठीक है। 3-4 दिन बोल दूँ या 2-3 दिन, मैं ऐसे तो नहीं बताऊंगी आपको, बट हाँ मैंने स्कूल आना है हाल फिलहाल में। आपको मेरे से इस लेक्चर के अकॉर्डिंग रिगार्डिंग कुछ भी अगर डाउट हो कि इस तरीके से समझ में आया तो आप ले सकते हैं। और हाँ, अगर आपको वैसे भी नहीं वेट करना कि अच्छा इस तरीके से नहीं समझ में आया, तो आप व्हाट्सअप मुझे कर देना। आपको लगे कि नहीं समझ में आया है, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ी मेरे तो बात, तो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं, मैं आपको मतलब सही से लेक्चर दे दूंगी, ठीक है। उसमें कोई इशू नहीं है। बस मुझे ये लगा कि थियोरटिकल है, तबीयत वाला भी इतना कुछ खास इशू नहीं है वैसे। मुझे बस ये लगा कि थियोरटिकल ही है, मैं इस तरीके से आराम से रिलैक्स करते हुए भी ये रिकॉर्ड कर सकती हूँ, तो मैंने इस तरीके से कर लिया। एनी हाउ, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, जेनेटिक डिसऑर्डर मैंने आपको बताने थे यहाँ पे, जिसमें 2 टाइप के डिसऑर्डर्स होते हैं। एक तो मेंडेलियन डिसऑर्डर है, एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। सबसे पहली बात ही आती है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, जिसमें मतलब एक ऐसा डिसऑर्डर बॉडी में जो क्रोमोसोम्स का इशू है, कोई ना कोई क्रोमोसोम्स की वजह से, वो क्रोमोसोम की कुछ गड़बड़ की वजह से हमारी बॉडी में एक डिसऑर्डर हो गया, हमारी बॉडी में एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, दैट इज नोन एज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर वो है जो कि मेंडल ने डिस्कवर किया। लाइक मेंडल ने ये कहा था ना कि ऐसे है वैसे है, गार्डन पी प्लांट्स में बहुत सारी चीज़ें उसने डिस्कवर करी। तो अगर उसकी अकॉर्डिंग हम बात करें तो वो मेंडेलियन डिसऑर्डर, अदरवाइज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ठीक है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हमारे पास 3 टाइप के ही होते हैं, दैट इज डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। डाउन, क्लाइनफेल्टर एंड टर्नर, ये तीनों ना, इनकी डिटेल्स तो मैं कल के लेक्चर में ही कराऊंगी। होपफुली मैं आज के लेक्चर में ये सब पूरा कर पाऊँ। आपके सिलेबस में डिटेल्स वैसे मेंडेलियन डिसऑर्डर की इतनी सारी नहीं है, मेरे ख्याल मैंने 5 की डिटेल्स मैंने आपको करानी है। दैट इज कलर ब्लाइंडनेस, सिकल सेल एनीमिया, फिब्रोसिस, फिनाइल कीटोन्यूरिया, थैलेजेमिया। सिस्टिक फिब्रोसिस आपको करने की ज़रूरत नहीं है, बट एनी हाउ आप ये पढ़ जरूर लेना। लाइक मेंडेलियन डिसऑर्डर में ये 6 नाम आते हैं: कलर ब्लाइंडनेस, हेमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, सिस्टिक फिब्रोसिस, फिनाइल कीटोन्यूरिया, थैलेजेमिया। आपको स्पेलिंग क्लियर दिख रही है, मैंने बहुत छोटी वाली स्लाइड को ही जूम करके यहाँ पे दिखाया, सो दैट आपको बहुत क्लियरली नजर आए, ऐसे कुछ इशू ना रहे आपको कि क्या दिखा दिया यहाँ पे आज हमें, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं डिसऑर्डर शुरू कर लेती हूँ।
जैसे कि मेंडेलियन डिसऑर्डर आ गया। मेंडेलियन डिसऑर्डर में सबसे पहली बात तो ये बताई हुई है कि म्यूटेशन अगर हो रही है एक सिंगल जीन में, लाइक अल्ट्रेशन और म्यूटेशन, मतलब किसी भी एक जीन के अंदर सडन चेंज, लाइक सडन चेंज, एकदम से कोई चेंज आ गया किसी भी एक पर्टिकुलर जीन में, कोई भी म्यूटेशन आ गई, किसी भी टाइप का कोई भी चेंजेस आ गया, तो उस तरीके से उसको हम क्या बोल देंगे, दैट इज नोन एज मेंडेलियन डिसऑर्डर। जिसमें से सबसे पहला हमारे पास आ जाता है हेमोफीलिया। ठीक है, हीमोफीलिया बोलते हैं इसको। हीमोफीलिया होता क्या है, सबसे पहली तो बात ये आ जाती है कि इट इज सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। सेक्स लिंक या एक्स लिंक एक ही बात है बच्चों, आपको पता है एक एक्स लिंक डोमिनेंट होता है, एक एक्स लिंक रिसेसिव होता है। रिसेसिव में हम दो चीजों को देख रहे थे, एक तो ये देख रहे थे कि अनअफेक्टेड पेरेंट्स हैं एंड अफेक्टेड चिल्ड्रन है, एंड दूसरी बात हम क्या देख रहे थे, फादर टू डॉटर एंड मदर टू सन। एक्स लिंक डोमिनेंट में हम क्या देख रहे थे, फादर टू डॉटर देख रहे थे। डिसीजेस कभी भी ट्रांसफर नहीं होती फादर टू सन में। ठीक है, ये बातें देखनी थी। हमने ये बता दिया कि जो हीमोफीलिया डिसीज है दैट इज सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। सबसे पहली बात तो आपको यही बतानी है, इसमें किसी भी टाइप का कोई भी डिसऑर्डर आ जाता है बच्चों, तो आपको सबसे पहली बात ही यही बतानी है, जो कि मैं आपको कह रही थी कि पेडिग्री एनालिसिस अगर आ जाएगी तो ये डिसऑर्डर्स में कुछ कुछ बातें आपको समझ में आ जाएंगी। अगर नहीं, अगर देखो मैं आपको पेडिग्री एनालिसिस की वो चारों डिटेल्स नहीं देती, ठीक है, तो आपको डिसऑर्डर्स में प्रॉब्लम आती, मैं बोलती कि इट इज सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, आपको लगता पता नहीं क्या, इस बात का रट्टा मार लो जी, है ना। मैं वो वाला मतलब नहीं काम कर रही कि अच्छा इस बात का रट्टा मार लो अभी, लेकिन 4 दिन बाद बताऊंगी कि यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा हुआ था। मैं आपको पहले ही मतलब क्लियर कर दिया कि ये चीजें क्या होती हैं, ठीक है ना। जब किसी पेशेंट को हीमोफीलिया डिसीज होती है ना, अगर उसको माइनर सा कट लगा है ना, जैसे कि किचन में काम करते हुए नाइफ से कुछ छोटा मोटा कट लग गया, या फिर हम स्कूल में बेंच पे बैठे हुए हैं, बेंच के किसी कोई नेल निकली हुई है और उस तरीके से हमारा कोई हाथ ऐसे स्क्रैच हो गया और वहाँ पे हमें कट लग गया, कोई भी ऐसा चीज़ हो सकती है, पेन ऐसे जोर से लग गया, या हमने कंपास ली हुई है, एग्जाम बोर्ड है, कीज़ हैं हाथ में, किसी भी चीज़ से कोई भी ऐसी शार्प चीज़ होगी डेफिनेटली कट लग सकता है। कोई बहुत मेजर इशू नहीं है कि कट कैसे लग गया, कोई भी माइनर कट भी लगता है ना, अगर हीमोफीलिया पेशेंट को कोई भी माइनर कट लगता है तो उसके माइनर कट से भी होता क्या है, मतलब कि माइनर कट सही से ब्लीड कर रहा है या नहीं कर रहा। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, पेशेंट कॉन्टिन्यू ब्लीड करेगा, मतलब उसको छोटा सा कट भी लगेगा तो भी वो कॉन्टिन्यू ब्लीड करेगा, छोटे से कट पे भी। क्यों करेगा, क्योंकि उसकी ब्लड कोआगुलेशन में डिफेक्ट हो रखा है। ब्लड कोआगुलेशन मतलब ब्लड प्लेटलेट्स का जो काम होता है, ब्लड प्लेटलेट्स का क्या काम होता है, हम ये वाली बात करते हैं ना, 3 टाइप के सेल्स हैं ब्लड में, लाइक आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग का काम होता है। क्लॉटिंग मतलब अंदर से कोआगुलेट कर लेना, अगर पेशेंट को कहीं से इंजरी हुई है तो ब्लड ज़्यादा मतलब लॉस ना हो, ये काम होता है प्लेटलेट्स का कि वो रोक ले। अगर हीमोफीलिया पेशेंट है तो वो किसी छोटे से कट पे भी बहुत ज़्यादा ब्लीड करेगा, बहुत ज़्यादा ब्लीड करेगा उसकी, क्योंकि ब्लड कोआगुलेशन में डिफेक्ट है, उसका सही से ब्लड कोआगुलेट नहीं कर पाता, ठीक है, वो कंटिन्यू ब्लीड करे जाएगा एक छोटे से कट पे भी। वहां से कहीं ना कहीं वो उसका सिम्टम माना जाता है कि मतलब एक छोटा सा ही तो कट लगा है भाई, इतना कट क्यों, तो काइंड ऑफ वो एक सिम्टम शो हो जाता है, एक सिम्टम शो हो जाता है किसी को कि अच्छा ये इसका कोई टेस्ट कराना पड़ेगा, ये हीमोफीलिया का पेशेंट लग रहा है, ठीक है ना। इस तरीके से चीज़ें हो जाती हैं। और ये हीमोफीलिया जो मतलब डिसऑर्डर है, हीमोफीलिया का जीन, जैसे हमने बात की थी ना ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में, मैंने आपको बताया था कि कैंसर कब प्रोड्यूस होता है, जब बॉडी में कार्सिनोजीन्स या ऑन्कोजीन्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। उसी तरीके से हीमोफीलिया भी एक जीन है। हीमोफीलिया जो जीन है मतलब जीन फॉर हीमोफीलिया, जो हीमोफीलिया के लिए जीन काम कर रही है, वो हमारी बॉडी में एक्स क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट होती है। किस पे प्रेजेंट होती है, एक्स क्रोमोसोम पे। अब एक्स क्रोमोसोम हमारी बॉडी में कितने हैं, अगर मैं फीमेल की बात करूं तो एक्स क्रोमोसोम हमारी बॉडी में 2 है। अगर मैं मेल की बात करूं तो मेल में एक्स क्रोमोसोम सिर्फ 1 है, इतना तो आपको सबको पता है। अगर मैं बात करूं क्रोमोसोम्स की तो हमारी बॉडी में 46 क्रोमोसोम है, जिसमें से 44 नॉर्मल वाले क्रोमोसोम है, ऑर्डिनरी क्रोमोसोम है, जिसको साइंटिफिकली क्या नाम दिया गया है, ऑटोसोम्स बोला गया है। क्या बोला गया, ऑटोसोम्स। अगर मैं ऑटोसोम्स को छोड़ दूं, बचे हमारे पास दो क्या है हमारे पास, एलोसोम्स। एलोसोम्स क्या है, सेक्स क्रोमोसोम, जिसमें से फीमेल के पास XX होता है और मेल के पास XY होता है। यहां पे बात ये आ रही है कि हीमोफीलिया का जो जीन होगा वो एक्स क्रोमोसोम पे लोकेट करेगा, ठीक है, मतलब वो मेल में सिर्फ एक क्रोमोसोम पे लोकेट कर सकता है। और अगर मैं फीमेल की बात करूं तो वो दोनों क्रोमोसोम्स पे भी कर सकता है, क्योंकि हमारे पास 2 क्रोमोसोम है एक्स, ठीक है।
तो यहाँ पे इसलिए नेक्स्ट पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि मेल्स इसीलिए ज़्यादा सफ़र करते हैं अगर वो हीमोफीलिया पेशेंट होते हैं तो एज़ कम्पेयर टू फीमेल, क्योंकि मेल के पास एक्स क्रोमोसोम जो होता है वो सिंगल होता है ना, क्योंकि मेल जो होता है उसमें सिंगल जीन ही डिफेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसके पास क्रोमोसोम भी एक ही तो है। अगर उसमें से एक ही पे डिफेक्ट हो गया तो डेफिनेटली वो ज़्यादा सफ़र करेगा एज़ कम्पेयर टू फीमेल। क्योंकि देखो बच्चों, मैंने क्या बात बोली आपको समझ में आ रही है कि ध्यान से सुनो इस बात को। हीमोफीलिया क्या होता है, एक छोटा सा कट लगने पे भी अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, अगर एक छोटा सा कट लगने पे भी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, दैट मीन्स उसको क्या है, हीमोफीलिया है, ठीक है, क्योंकि उसकी ब्लड कोआगुलेशन में प्रॉब्लम है। कॉमन सेंस की बात है, ब्लड नहीं रुक रहा मतलब कोआगुलेट नहीं कर रहा। अब वो कोआगुलेट नहीं कर रहा, इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि उसको कोई प्रॉब्लम है। उसको प्रॉब्लम क्या है वो हमने बता दी, दैट इज हीमोफीलिया। अब हीमोफीलिया के बारे में ये बात की गई है कि हीमोफीलिया में जो मतलब जो हीमोफीलिया डिसीज का जो जीन है वो एक्स क्रोमोसोम पे लोकेट करता है। अब वो एक्स क्रोमोसोम, अगर मैं मेल की बात करूं तो एक्स क्रोमोसोम उसमें होता ही एक है और फीमेल में 2 होते हैं। इस वजह से अगर हीमोफीलिया किसी मेल को होता है तो मेल जो है वो ज़्यादा सफ़र करते हैं, मीन्स उनको ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पास एक्स क्रोमोसोम है ही एक और वो भी एक पे प्रॉब्लम हो गई। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? क्योंकि उस क्रोमोसोम, उसके पास भाई क्रोमोसोम ही एक था एक्स और उसमें भी एक डिफेक्ट आ गया, ठीक है ना, इसलिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं या मेल्स को ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। हम काइंड ऑफ ये भी कह सकते हैं। हीमोफीलिया सबसे पहली डिसीज मैंने आपको समझाई है, इसको एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर या सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। और पेशेंट कंटिन्यू ब्लीड करेगा, छोटे से कट पे भी एक्स क्रोमोसोम पे लोकेट करेगा। अब क्योंकि मेल के पास एक्स क्रोमोसोम एक ही है इसलिए मेल ज़्यादा सफ़र करता है। आगे की बात कर लूँ मैं आपसे इसी बारे में। चलो मैं ना क्या करती हूँ कि नेक्स्ट आपको इसके कुछ पॉइंट्स बता देती हूँ। नेक्स्ट इसके मतलब हीमोफीलिया के आगे 1-2 पॉइंट्स और भी हैं जिसके बारे में मैं आपसे डिस्कस कर लेती हूँ आगे की स्लाइड में, ठीक है जी। नेक्स्ट यहाँ पॉइंट लिखा हुआ है, फीमेल सफ़र फ्रॉम दिस डिसीज ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन। दैट मीन्स कि फीमेल इसमें सिर्फ तभी सफ़र करेगी अगर वो होमोजाइगस कंडीशन, दैट मीन्स अगर उसके दोनों एक्स क्रोमोसोम पे ये हीमोफीलिया जीन आ जाती है तो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, इसके पास 2 एक्स क्रोमोसोम है, दोनों पे डिफेक्ट पड़ेगा, मतलब सारे, जैसे वो होता है कि भाई 100% पूरा डिफेक्ट हो गया तो ही सफ़र करता है ना ज़्यादा, नहीं तो इंसान ऑब्वियसली कहीं ना कहीं रिकवर कर लेता है। अब मेल में तो था ही एक एक्स क्रोमोसोम, अगर उसके एक पे भी डिफेक्ट आ जाता है तो डेफिनेटली हम ये बोल सकते हैं कि 100% खराब हो गया, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम पे ही पड़ती है हीमोफीलिया की जीन, इसलिए उसको ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। अगर फीमेल में ऐसी डिसीज आती है कि फीमेल सफ़र कर रही है, दैट मीन्स वो होमोजाइगस कंडीशन में है। होमोजाइगस कंडीशन दैट मीन्स दोनों एक्स क्रोमोसोम पे क्या हो गया है, हीमोफीलिया की जीन आ गई है जो कि वो उसको अफेक्ट कर रही है, ठीक है। उसको हम एक्स से डिनोट करेंगे। अगर मान लो वो मेल में होती है तो हम उसको एक्स छोटा सा ऊपर सी लगा के वाई इस तरीके से डिनोट करेंगे, ठीक है। जो क्वीन विक्टोरिया थी was a carrier of this disease and produced hemophilic offspring। ये बात एमी लिखी हुई है, एक काइंड ऑफ हिस्ट्री, कि उसको हीमोफीलिया थी, वो कैरियर थी उस डिसीज का, और उसने फिर आगे जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस किए थे वो भी क्या थे, हीमोफिलिक थे। तो इस वजह से मतलब वो था कि आगे ट्रांसफर हो रही थी वो जीन, इसलिए एक्स लिंक बोल गया गया था कि उसके जो बच्चा हुआ था आगे, जो बेटा पैदा हुआ था वो क्या हुआ, उसका मतलब बेटा बेटी तो मेंशन नहीं किया हुआ है, ऑफस्प्रिंग मेंशन किया गया, जो उसका बच्चा हुआ आगे उसमें वो डिसीज आगे ट्रांसफर हो गई थी, ठीक है जी। यहाँ तक हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। यहाँ हीमोफिलिक डिसीज कवर होती है। हीमोफीलिया मतलब एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, कोई छोटी सी बात, मतलब कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। देखो छोटी सी चीज है कि छोटे से कट पे भी बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होगी, एक्स क्रोमोसोम पे डिसीज कॉज करता है। एक्स क्रोमोसोम क्योंकि मेल में एक ही है इसलिए वो ज्यादा सफर करते हैं, फीमेल पास 2 होते हैं इसलिए वो थोड़ा कम सफर करती है एज कंपेयर टू मेल्स, ठीक है। सफर तो ऑब्वियसली वो भी करेंगे, देखो बीमारी तो बीमारी है, कम या ज्यादा सफर वो भी करेंगी, बट मेल ज्यादा सफर करता है। अगर हम बात करें फीमेल की, कि फीमेल भी मेल के बराबर कब सफर करती है, जब फीमेल में दोनों एक्स क्रोमोसोम पे मतलब होमोजाइगस कंडीशन हो जाए कि दोनों एक्स क्रोमोसोम पे डिफेक्ट आ गया है, दोनों एक्स क्रोमोसोम पे कहीं ना कहीं डिसऑर्डर आ गया है, तो ही वो ज्यादा सफर करती हैं।
हो जाएगा, हेमोफीलिया डिसीज हो जाएगी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, किसी भी बच्चे को आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर आपको स्टिल लगे कि आपको ऐसे समझ में नहीं आया, देख लो यहाँ से आपको क्लियर हो रहा है। अगर मैं बोर्ड पे भी आपको समझा देती तो मैंने इसी तरीके से बोलना था, यही आपको बोर्ड पे लिख के दिखाना था, बस आपके सामने सामने मैं वो पॉइंट्स लिखती तो वो और ज़्यादा थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाता। अभी मैंने इसको मतलब ये लिखा पहले से हुआ था, लेकिन मैं कंटिन्यू समझा रही हूँ, उसमें मेरा ध्यान लिखने पे भी होता है और बोलने पे भी होता है, ठीक है ना। तो बस वहाँ से थोड़ा सा हमारा टाइम जो है थोड़ा सा काइंड ऑफ बोल सकते हैं 19-21 टाइप बच गया है। मेन बात ऐसे समझाने में कोई इशू नहीं है, मैं कुछ टाइम भी नहीं बचा रही थी मतलब ऐसा कुछ खास, बस मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आपको ऐसे भी समझ आ रहा है, बट स्टिल नहीं आ रहा तो आप कभी भी मुझसे डाउट ले सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपको नेक्स्ट डिसीज शो कर देती हूँ। नेक्स्ट डिसीज आपके पास है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल के बारे में लिखा हुआ है कि इट इज ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट, मतलब ये कौन सी डिसीज है, ऑटोसोमल रिसेसिव है। ऑटोसोमल रिसेसिव कौन सी होती है ये बात आपको पहले ही पता चल चुकी है। वो डिसीज जिसमें पेरेंट्स अफेक्टेड नहीं होते, स्टिल बच्चों में डिसीज आ जाती है। अनअफेक्टेड पेरेंट्स हैव अफेक्टेड चिल्ड्रन, दैट इज नोन एज ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। तो सिकल सेल एनीमिया इज अ ऑटोसोमल, एक्चुअली इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। ठीक है, ये डिसीज जब होगी तो इसमें कौन से एलील आएंगे, HbA एंड HbS, इस तरीके से इसको डिनोट करेंगे। ठीक है, जब होमोजाइगस इंडिविजुअल हो जाएंगे, मतलब कि दोनों जीन्स उसके HbS हो जाएंगे, मतलब उसका फिनोटाइप पूरी तरह से क्या हो गया, डिसीज हो गया, पूरी तरह से डिसऑर्डर हो चुका है। ठीक है, हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल ऐसे होंगे जिसमें एक जीन सिकल सेल एनीमिया वाला होगा और एक हमारा ऑर्डिनरी भी हो सकता है, HbA HbS, इस तरीके से। S यहाँ पे सिकल सेल के लिए लिखा गया है कि या तो एक जीन पे आ सकता है या दोनों पे। होमोजाइगस कंडीशन मतलब दोनों सेम। अगर होमोजाइगस डिसीज टाइप की बोल रहे हैं तो ऑब्वियसली HbS लिखेंगे ना, सिकल सेल वाली डिसीज तो यही है। तो अगर दोनों जीन पे सिकल सेल एनीमिया हो जाता है, दोनों मतलब पेयर में आ जाता है, होमोजाइगस कंडीशन मतलब जीन्स इस तरीके से पेयर में आ जाती है, तो उसको HbS इस तरीके से डिनोट कर देंगे। हेट्रोजाइगस कंडीशन मतलब एक जीन और टाइप की है, एक जीन और टाइप की है। ठीक है, अब बच्चों मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने ना जहां तक मुझे याद है ना, ये बात मैंने ऑलरेडी आपको बताई हुई है, मैंने हाल फिलहाल में भी बताई है एंड मैंने पहले मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के टाइम भी बताई है। हाल फिलहाल में मैंने कब बताई है, वेट अ सेकेंड, मैंने आपको कब बताई है ये बात, मैंने लास्ट कौन सा लेक्चर कराया आपको, आई थिंक मैंने जब ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर का एग्जांपल दिया था इसमें सिकल सेल एनीमिया, तभी मैंने आपको ये बताई थी कि सिकल सेल शेप किस वजह से होती है, ये बात के बारे में बात कर रही हूँ। आई थिंक मैंने 1-2 दिन पहले ही आपको बताई है। तो इसमें क्या होता है, मैंने आपको बताया था ना कि जनरली जो एरिथ्रोसाइट्स मींस आरबीसी होती है हमारी बॉडी में, ह्यूमन की बॉडी में, उसकी शेप बाइकनकेव होती है। बाइकनकेव शेप कौन मेंटेन करता है, स्फेरिडिन प्रोटीन मेंटेन करता है। अगर हमारी बॉडी में स्फेरिडिन नाम का जो प्रोटीन है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है किसी भी रीजन से, एनी हाउ कोई भी रीजन है, XYZ कोई भी रीजन, अगर किसी भी वजह से वो वाली जो प्रोटीन है स्फेरिडिन वो हमारी बॉडी में नहीं बन रही या डेफिशिएंसी होगी, वट एवर द सिचुएशन, तो क्या होगा, वो बाइकनकेव शेप मेंटेन नहीं रहेगी, उसकी बजाय शेप हो जाएगी सिकल सेल। अब क्योंकि वो सिकल सेल शेप है तो वो कैपिलरी से सही से मूव नहीं कर पाएगी, कैपिलरी से सही से मूव नहीं कर पाएगी। सिकल सेल शेप कैसी होगी, जो दोनों साइड से पॉइंटेड होगी, तो वो कैपिलरीज में क्या होगी, अटक जाएगी, मीन्स कहीं ना कहीं क्लॉट्स बना देगी बहुत सारे। अब क्लॉट्स बना देगी मतलब सर्कुलेशन सही से नहीं होगा, तो उसी डिसीज को हम सिकल सेल एनीमिया बोल देते हैं। लास्ट पॉइंट पढ़ लीजिए यहाँ पे, HbS मतलब सिकल सेल वाली जो जीन होगी वो क्या बिहेव करेगी, एज अ नॉर्मल हीमोग्लोबिन एक्सेप्ट अंडर ऑक्सीजन स्ट्रेस वेयर एरिथ्रोसाइट लूज देयर सर्कुलर शेप। अगर वो अपनी शेप लूज तब तक, जब मतलब ये लगा लो कि HbS जो है तब तक तो वो नॉर्मल बिहेव करेगा, लेकिन अगर वो अपनी नॉर्मल शेप को लूज कर दे और बिकम सिकल शेप, अगर वो सिकल शेप का बन गए, मेन प्रॉब्लम तो तभी क्रिएट होती है। जनरली ऐसा कुछ सिकल सेल जैसा कोई डिसीज नहीं है कि अच्छा ये हो जाएगा तो ये होगा। जनरली बात सिर्फ इतनी है कि जब आरबीसी की शेप जो है वो चेंज हो जाएगी, सर्कुलर काइंड ऑफ होती है, बाइकनकेव होती है एग्जैक्टली।
अगर वो शेप चेंज होके सिकल सेल की हो जाती है, सिकल शेप हो जाती है, तो ही डिसीज हम कह सकते हैं कि अच्छा ये डिसीज हो गई है। एज अ रिजल्ट द सेल्स कैन नॉट पास थ्रू ए नैरो कैपिलरी, जैसे कि मैं अभी आपको बता रही थी कि क्योंकि उसकी सिकल शेप हो जाएगी तो दोनों साइड से वो पॉइंटेड होती है। अब वो दोनों साइड से पॉइंटेड है, इस वजह से वो सही से मूव नहीं कर पाती, क्योंकि कैपिलरीज तो बहुत बारीक बारीक सी होंगी, बहुत नैरो नैरो सी होंगी, वो साइड्स पे अटक जाएगी, साइड पे से इस तरीके से क्लोट्स बना देगी कि वो सही से सर्कुलेट नहीं हो पाएगी। इस वजह से वो डिसीज हम ये बोल सकते हैं कि सेल्स जो है वो सही से पास नहीं हो पाते हैं। ठीक है, ब्लड कैपिलरीज क्लॉग्ड हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? ब्लड कैपिलरीज क्लॉग्ड मतलब ब्लॉक टाइप हो जाती हैं, सही से क्लोट मतलब क्लोट्स बन जाते हैं, सही से सर्कुलेट नहीं कर पाता है ब्लड। और होता क्या है, ब्लड सप्लाई सही से नहीं हो रही बाकी के ऑर्गन्स पे। बाकी ऑर्गन्स पे अगर ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो डेफिनेटली पूरी बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, जो कि हम बिल्कुल भी नहीं चाह रहे हैं, है ना। प्रॉब्लम क्रिएट होना दैट मीन्स ब्लड सर्कुलेशन, देखो आपको भी पता है बच्चों, अगर बॉडी में ब्लड सर्कुलेट सही से नहीं होगा तो वो डेफिनेटली प्रॉब्लम ही क्रिएट करने वाला, और कोई कुछ भी बात नहीं है। ठीक है, तो सिकल सेल एनीमिया में आपने इतनी बात बतानी है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। होमोजाइगस कंडीशन, हेटेरोजाइगस कंडीशन, ऑब्वियस सी बात है होमोजाइगस में दोनों जीन सेम होंगी, हेटेरोजाइगस में अलग। शेप चेंज होते ही डिसीज हो रही है, मतलब अगर आरबीसी की शेप सिकल वाली हो जाएगी तो ही हमारे पास ये क्या हो जाएगा कि डिसीज यहाँ पे क्रिएट हो गई है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आप यहाँ पे वही लास्ट लाइन जो लिखी हुई है कि थस मतलब वो थी ना, थस अफेक्ट ब्लड सप्लाई टू डिफरेंट ऑर्गन्स। तो ऑब्वियसली पहले बात हमने ये बता दी थी कि सेल्स जो है वो सही से मूव नहीं कर पाते हैं कैपिलरीज में से, क्योंकि कैपिलरीज जो होती हैं वो ज़्यादा नैरो होती हैं। नैरो कैपिलरीज से ब्लड सही से मूव नहीं कर पाता है, जिस वजह से ब्लड और जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हैं वहाँ पे सप्लाई भी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। क्लियर है? यहाँ पे आपकी दो डिसीज हो गई हैं, फर्स्ट वन इज हीमोफीलिया, सेकेंड वन इज सिकल सेल एनीमिया। आई रियली डोंट थिंक कि आपको यहाँ पे कोई भी डाउट होगा, बट स्टिल कोई भी डाउट है तो आप उससे क्लियर कभी भी कर सकते हैं, एज सच कोई भी इशू नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट डिसीज है फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया क्या है? एक टाइप का इनबॉर्न एरर है मेटाबॉलिज्म में। मेटाबॉलिज्म मतलब हमारी बॉडी के जनरल रिएक्शंस मतलब बॉडी में किस तरीके से खाना डाइजेस्ट हो रहा है, या किस तरीके से बॉडी में बाकी सब रिएक्शंस चल रही हैं, किस तरीके से बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है सब कुछ। तो ऐसा कुछ एरर आ गया, और वो इनबॉर्न मतलब पैदा होते ही होता है, पैदाइशी होता है। ठीक है, अगर इनबॉर्न एरर होता है, फिनाइल कीटोन्यूरिया उसको बोलते हैं, एंड इट इज ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट, मतलब पेरेंट्स में होगा ऐसा जरूरी नहीं है, बच्चे में फिर भी आ सकता है, क्योंकि इसको हम क्या बोल रहे हैं, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट होते हैं। अब बात ये आ जाती है कि चलो ऐसा डिसऑर्डर है, मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम आ रही है, इसको हम ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट भी बोल रहे हैं, सब कुछ मान लिया। होता क्या है भाई ये, है ना, हम बात क्या कर रहे हैं, ये होता ही क्या है। होता क्या है ये कि हम ये कह सकते हैं कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं ना, मतलब कोई भी पेशेंट है, हर किसी की बॉडी में एक एंजाइम होता है जो कि जनरली एक काम कर रहा होता है हमारी बॉडी में अमीनो एसिड के साथ। अगर बॉडी में वो एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाए, कौन सा एंजाइम है ऐसा? फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सीलेज। अगर किसी भी पेशेंट की बॉडी में, मतलब किसी भी इंडिविजुअल की बॉडी में फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सीलेज की डेफिशिएंसी हो जाती है तो ये डिसीज होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये एंजाइम क्या काम कर रहा होता है, दैट कन्वर्ट्स अमीनो एसिड फिनाइल एलानिन इनटू टायरोसिन इन लिवर। हमारे लीवर में जो फिनाइल एलानिन पड़ा हुआ है, या हमारे लीवर में जो फिनाइल एलानिन की फॉर्मेशन होती है या सिंथेसिस होती है, उसको टायरोसिन में कन्वर्ट करना जरूरी होता है। वो फिनाइल एलानिन टायरोसिन में कन्वर्ट होता है, उसको कन्वर्ट करने वाला कौन होता है? फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सीलेज। अगर वो कन्वर्ट उसको कर दे तो ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, हम ये बोल देंगे कि उस बंदे को या उस इंडिविजुअल को, उस पेशेंट को कौन सी डिसीज है? फिनाइल कीटोन्यूरिया। नाम से ही पता चल रहा है कि एक डिसीज है फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल एलानिन को टायरोसिन में चेंज कर रहा है, फिनाइल से ही फिनाइल एलानिन निकल रहा है, और क्योंकि फिनाइल एलानिन को टायरोसिन में चेंज कर रहा है, इसलिए नाम भी यही है, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सीलेज। एक वर्ड तो सेम ही चल रहा है सबका। ठीक है, ये फिनाइल एलानिन अगर
टायरोसिन में चेंज हो जाता है लीवर में, ठीक है, क्योंकि हमने करना यही है ना। देखो अगर किसी की बॉडी में इस एंजाइम की डेफिशिएंसी नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो सबकी बॉडी में हो रहा है, फिनाइल एलानिन टायरोसिन में चेंज हो जाएगा, फिनाइल एलानिन जो है टायरोसिन में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि नॉर्मल सी चीज है, सबकी बॉडी में होना चाहिए, हो जाएगा। बट अगर ऐसा नहीं हुआ, टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हुआ, तो फिनाइल एलानिन बॉडी में इकट्ठा हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा, और फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा इकट्ठा होने के बाद। जनरली तो थोड़ी थोड़ी अमाउंट ही फिनाइल एलानिन की टायरोसिन में कन्वर्ट होती है। अगर वो थोड़ी थोड़ी अमाउंट टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पा रही है, तो जब वो ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा काफी ज्यादा अमाउंट में, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिनाइल पायरुविक एसिड में। किस में हो जाएगा, फिनाइल पायरुविक एसिड में, जो कि डायरेक्टली किस पे अफेक्ट करेगा, हमारे ब्रेन पे, और उससे क्या होगा, मेंटल डिसऑर्डर भी बोला जा सकता है, क्योंकि जो चीज मेंटली मतलब जो ब्रेन पे अफेक्ट करेगी तो डेफिनेटली मेंटल डिसऑर्डर हम उसको बोल सकते हैं। ठीक है, हो जाएगा यहाँ तक। आई थिंक यहाँ पे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। 3 डिसीज हो गई है। पहली डिसीज में सिर्फ ये था कि कट लग रहा था, एक्स क्रोमोसोम पे डिसीज हो रही थी। मेल ज्यादा सफर करते हैं क्योंकि उनके पास एक क्रोमोसोम था। मुक्ति बात मतलब मोटी मोटी बात ये थी उसकी। फिर उसके बाद हमने कौन सी डिसीज पढ़ी है, उसके बाद हमने पढ़ी थी सिकल सेल एनीमिया। उसमें बात ये थी कि होमोजाइगस कंडीशन मतलब अगर दोनों जीन्स पे सिकल सेल बन रही है, अदरवाइज हेट्रोजाइगस। मेन बात ये थी कि वो क्या है कि मतलब सिकल सेल अगर आरबीसी की शेप हो रही है तो वो डिसीज हो रही है, अगर आरबीसी की शेप नॉर्मल है तो वो डिसीज नहीं हो रही है, और अगर आरबीसी की शेप चेंज हो गई है, सिकल सेल की बन गई है, तो वो कैपिलरीज में से फ्लो नहीं कर पा रही है, और फ्लो नहीं कर पा रही है दैट मीन्स वो आगे सही से सप्लाई नहीं होगा ब्लड। फिनाइल कीटोन्यूरिया में ये है कि एक एंजाइम होता है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज नाम का, अगर उसकी बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाए तो फिनाइल एलानिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा। टायरोसिन में कन्वर्ट होने की बजाय वो फिनाइल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो किस पे अफेक्ट करेगा, ब्रेन पे। अब हमारे दिमाग पे कोई चीज अफेक्ट कर रही है दैट मीन्स हम कहीं ना कहीं ये बोल सकते हैं ना कि मेंटली कुछ प्रॉब्लम हो गई है। मेंटल डिसऑर्डर में कंसीडर कर लिया जाता है फिर उस चीज को। किस चीज को, कि अगर फिनाइल एलानिन जो है वो फिनाइल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाए, और ऐसा कब होगा, जब फिनाइल एलानिन जो होगा वो ज्यादा अमाउंट में एक्यूमुलेट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे, कोई कंफ्यूजन नहीं है। नेक्स्ट डिसीज पे मैं आपको मूव ऑन कर देती हूँ, मतलब नेक्स्ट डिसीज पे चलते हैं, दैट इज कलर ब्लाइंडनेस। हाँ जी, यहाँ देख लीजिए कलर ब्लाइंडनेस। वैसे तो ये ई पार्ट है, ए हमारे पास हेमोफीलिया था, बी हमारे पास क्या था, सिकल सेल एनीमिया, थर्ड मैंने आपको कराया फिनाइल कीटोन्यूरिया, फोर्थ मैंने आपको वैसे थैलाजेमिया कराना था जो मेरे नोट्स के अकॉर्डिंग है। वैसे ऐसा कुछ ए बी सी फिक्स नहीं है, बट आपको यहाँ ई दिख रहा होगा ए बी सी के बाद सीधा, वो इसलिए क्योंकि थैलाजेमिया डिसीज जो है ना वो थोड़ी सी बड़ी है, मीन्स थोड़ा ज़्यादा टाइम कवर हो सकता है उसमें, इसलिए ना मैं वो कल की क्लास में कराऊंगी, क्योंकि कल मैंने क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स कराने हैं आपको। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर 3 ही हैं, तो वो उसके साथ कंपनसेट हो जाएगा, मीन्स सही से टाइम डिवोट हो जाएगा उस तरीके से। मैंने आप कलर ब्लाइंडनेस यहाँ पे शो कर दिया पहले। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले एक्स लिंक्ड या सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है। दूसरी बात ये कि ना जो हमारे कोन्स हैं आईज में, जो हमारे कलर विजन होते हैं कि किस तरीके से हम देख पाते हैं दिन में, तो हमारे अगर कोन्स में रेड और ग्रीन कलर के कोन में डिफेक्ट पड़ता है तो ये डिसीज कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं। और ऐसा होता है तो क्या होता है, मतलब जो पेशेंट होगा वो फेलियर होगा, मीन्स किसमें फेलियर होगा, टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर। मतलब कि अगर कोई इंडिविजुअल रेड और ग्रीन कलर में सही से डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पा रहा है, उसको सही से नहीं पता चल रहा है कि वेदर इट इज रेड और ग्रीन, उसको सही से नहीं पता चल रहा है कि वो रेड कलर कौन सा है या ग्रीन कलर कौन सा है, वो दोनों को मिक्स कर रहा है, दैट मीन्स उसके रेड और ग्रीन कलर के कॉन्स हैं जो आईज में, उसमें डिफेक्ट पड़ गया है। जब ऐसा हो जाता है कि वैसे जनरली सही दिखता है लेकिन कलर्स में प्रॉब्लम आ रही है, कोई कलर मतलब जनरल में कलर एक्चुअल में होता कुछ है लेकिन उसको कुछ और दिख रहा है, एक्चुअल में कलर ग्रीन है शायद उसको रेड दिख रहा है, एक्चुअल में कलर रेड है लेकिन उसको ग्रीन दिख रहा है। अगर कलर्स में प्रॉब्लम आ जाती है तब हम उस डिसऑर्डर को कलर ब्लाइंडनेस डिसऑर्डर बोलते हैं, और ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर होता है, ठीक है जी। अगर वो रेड और ग्रीन कलर के कोन्स में प्रॉब्लम आ रही है तो मतलब वो रेड और ग्रीन कलर को डिस्क्रिमिनेट मतलब डिफरेंशिएट मतलब डिफरेंस उसमें नहीं देख पा रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो मतलब वो कौन सी डिसीज है, कलर ब्लाइंडनेस। इस चीज को आप ब्लाइंडनेस में कंसीडर मत करना, क्योंकि ब्लाइंडनेस मतलब सही से दिख ही नहीं रहा,
उसको दिख जरूर रहा है लेकिन उसको कलर सही से नहीं पता चल रहे हैं कि ग्रीन है या रेड है, ठीक है। और इसको किस में कंसीडर करते हैं हम, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर में, ठीक है। आगे इसके एक दो पॉइंट्स और हैं, मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको वो भी शो कर देती हूँ, देख लीजिए। मतलब अगर कलर ब्लाइंडनेस की कोई जीन्स होंगी, ठीक है, जैसे पहले हीमोफीलिया में पढ़ा हमने, हीमोफीलिया में क्या चीज पढ़ी कि हीमोफीलिया में अगर जब भी मतलब हीमोफीलिया किसी पेशेंट में किसी इंडिविजुअल में आता है तो उसकी जीन एक्स क्रोमोसोम पे लोकेट करती है। सेम एज इट इज कि कलर ब्लाइंडनेस की भी जो जीन होगी वो एक्स क्रोमोसोम पे लोकेट करेगी, एक्स क्रोमोसोम पे रहेगी। मतलब कि एक्स क्रोमोसोम वाले जो होंगे, मतलब मेल जो होंगे, क्योंकि उसमें एक क्रोमोसोम होता है इसलिए उसमें जल्दी ऑब्जर्व हो जाती है वो चीज। जल्दी ऑब्जर्व कैसे हो जाती है, क्योंकि अगर उनको कलर ब्लाइंडनेस है, मींस उनको कलर में प्रॉब्लम आती है, तो क्योंकि एक्स क्रोमोसोम पे वो जीन आती है और उनमें एक्स क्रोमोसोम एक ही होता है, तो बहुत क्विकली पता चल जाता है कि अच्छा इस मेल में ये प्रॉब्लम है, इसको सही से कलर्स पता नहीं चल रहे हैं, ये रेड को ग्रीन, ग्रीन को रेड बोल रहा है या कोई और कलर बोल रहा है, वहां पे इजीली पता चल जाता है। लेकिन अगर फीमेल में ये प्रॉब्लम है तो क्योंकि दो एक्स क्रोमोसोम है, एक एक्स क्रोमोसोम पे प्रॉब्लम भाई साहब आ भी गई तो भी जल्दी से वो ऑब्जर्वेशन नहीं हो पाती, क्योंकि एक एक्स क्रोमोसोम तो सही से काम कर रहा है ना, एक एक्स क्रोमोसोम सही से काम कर रहा है, सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम पे डिसीज हुई है, एक एक्स क्रोमोसोम पे डिफेक्ट हुआ है, इसलिए मेल में ऑब्जर्वेशन इस चीज की बहुत जल्दी हो जाती है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ओनली वन एक्स क्रोमोसोम एज कंपेयर टू टू क्रोमोसोम्स ऑफ द फीमेल। हो जाएगा यहाँ तक, बहुत इजी सी चीज़ है, बट हाँ आपको टाइम देना पड़ेगा थोड़ा सा याद करने के लिए। बट मैं ये नहीं कहूँगी कि पूरी तरह से क्रैमिंग पोर्शन है, देखिए क्रैमिंग पोर्शन नहीं है, अगर आपको समझ आया हुआ है तो बिल्कुल इस तरीके का काम है, क्विकली हो जाएगा। बट अगर समझ में नहीं आया तो देखो रट्टा मारने की कोशिश करोगे तो थोड़ा सा मुश्किल लगेगा। मैं यही कहूँगी रट्टा मत मारना, समझ में नहीं आया है तो कभी भी मुझसे दोबारा पूछ लेना, मैं दोबारा भी पढ़ा दूंगी, मुझे कोई इशू नहीं है, टाइम हमारे पास अभी भी काफ़ी है। मुझे एक आधे लेक्चर को रिपीट करने में कोई बड़ा इशू नहीं है, मैं डेफिनेटली उसको रिपीट कर सकती हूँ। बट मुझे ऐसा सही में नहीं लग रहा कि आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि मैंने अपने तरीके से जितना मैं आपको अपना 100% दे सकती थी, जितना मैं एक्सप्लेन कर सकती थी चीज़ों को अच्छे से किया और आपको कंटेंट भी दिया है। तो आप अपने नोट्स पे ना इसको बहुत अच्छे से इसको नोट कर लेना, नोट डाउन पूरी तरह से कर लेना, तो आपका ये अच्छे से प्रिपेयर हो जाए कल के लिए, ठीक है। और देखिए मैं ना आपको बार बार ये बात बोल रही हूँ, आज फिर से बोल देती हूँ, जिन बच्चों ने पढ़ना शुरू नहीं किया है प्लीज़ पढ़ना शुरू कर दीजिए। ये बिल्कुल मत सोचो कि अभी टाइम बहुत पड़ा है, हाँ ठीक है पढ़ा है, लेकिन अगर आप यही सोचते रहेंगे ना कि बहुत पढ़ा है तो ऐसे निकल जाएगा हाथ से, आपको पता भी नहीं चलना कब मई आ जाएगा, अप्रैल भी खत्म हो जाना है, पता भी नहीं चलना, ठीक है। देखा जाए तो फरवरी का भी मैं डेट तो आज की नहीं बोलूँगी कि क्या डेट है, क्योंकि लेक्चर मेरे एक दो दिन के एडवांस भी चलता है बीच में, संडे वगैरह छोड़ के, तो मिड ऑफ फेब हो चुका है, मैं आपको ये बोलूँगी मिड ऑफ फेब है। एंड आपने अगर पढ़ना शुरू नहीं किया तो प्लीज़ पढ़ना शुरू कर दीजिए। लेकिन जिन बच्चों का प्री बोर्ड अच्छा गया है, मैं अभी मार्क्स मेरे पास हैं तो सही, अच्छा अभी तक तो आपको मार्क्स पता ही नहीं चले होंगे, तो मैंने पहले ही बोल दिए थे कि किसी बच्चे के 66 हैं। देखिए पता तो आपको पता चल ही जाए होंगे, हर बच्चे को पता चल जाता है कि किसका पेपर कैसा गया है किसका नहीं गया है, आपको आइडिया तो लग ही गया होगा, है ना। तो मैं आपको लिस्ट दे दूंगी, चेक तो है ही, लिस्ट देनी है या पेपर देने हैं मैं एक बार कंफर्म कर लूँगी किस तरीके से करना है। एनी हाउ, जिन्होंने प्री बोर्ड अच्छे से प्रिपेयर किया फिर भी उनको क्या लगता है, उनको क्या करना है आगे और अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि पेपर किस तरीके से सेट होगा, किस तरीके से मार्किंग होने वाली है, लूज मार्किंग होने वाली है या हार्ड होने वाली है, लूज पेपर बनने वाला है मीन्स हार्ड बनने वाला है या ईजी बनने वाला है, कोई आइडिया नहीं है। अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, और इस चैप्टर का बीच में प्री बोर्ड में नहीं था, इस चैप्टर की भी प्रिपरेशन अच्छे से कर लेना, ठीक है बच्चों। इसके नोट्स बना लेना, एंड मैं कल मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर के साथ।